आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने एक ही ज़िंदगी में न जाने कितनी ज़िंदगियाँ जी लीं। कभी खुशियों से भरा घर था, उसमें मेरी पत्नी की हंसी थी, बेटे की मासूम शरारतें थीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी, शांत और समझदार औरत थी। मेरे छोटे से घर की असली रौनक वही थी। मैं भले ही एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था और मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास कम है। वो कम में भी घर को इस तरह चलाती कि लगता था जैसे हमारे पास सब कुछ है। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे और हमारे बेटे तन्मय के लिए उसकी छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी हुआ करती थीं। तन्मय तब बहुत छोटा था, मुश्किल से 5 साल का। उसकी दुनिया बस अपनी माँ के आसपास ही घूमती थी। सुबह उठते ही माँ और रात को सोते सोते भी माँ उसके मुंह से निकलता, और वो भी उसे अपनी जान से बढ़कर चाहती थी। मैं जब स्कूल से लौटकर घर आता तो दरवाजे पर तन्मय भागता हुआ मिलता, और पीछे किचन से उसकी मम्मी की आवाज़ आती, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ। आज भी वो आवाज़ मेरे कानों में वैसे ही गूंजती है। मगर शायद मेरी किस्मत को ये सुकून ज़्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था। उसकी तबीयत बार बार ख़राब रहने लगी। पहले तो उसने हमेशा की तरह बात टाल दी, कहती रही कि थोड़ी कमज़ोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ जांच हुई, दवाइयाँ चलीं, अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। मैं हर बार उसके लिए यही प्रार्थना करता था कि रिपोर्ट में कुछ मामूली निकले। पर मुझे जिस बात का डर था, आज वही सच निकला। उसको एक भयंकर बीमारी थी। उस दिन डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे सामने एक तरफ मेरी पत्नी की ज़िंदगी थी, दूसरी तरफ मेरा छोटा सा बेटा, जो अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि समझ जाए कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। मैंने उस दिन खुद से एक ही वादा किया कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसका इलाज करवाया। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी लगाई, और ज़रूरत पड़ी तो उधार तक लिया। कई रातें अस्पताल की कुर्सियों पर बैठकर काटी। स्कूल की नौकरी, घर की जिम्मेदारी, साथ ही पत्नी की दवाइयाँ, तन्मय की देखभाल, ये सब कुछ एक साथ संभालते संभालते मैं अंदर से टूटने लगा था। लेकिन मैंने कभी उसके सामने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं थोड़ा भी बिखर गया तो मेरा घर भी बिखर जाएगा। वो दर्द में भी बस एक ही बात कहती, राजवीर, मेरे तन्मय का ध्यान रखना, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। और मैं हर बार उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम फालतू बातें नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगी, हम लोग फिर पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे हिस्से की कहानी कुछ और ही लिख रखी थी। एक रात अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में, मशीनों की आवाज़ों और दवाइयों की बदबू के बीच, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। फिर तन्मय की तरफ देखा, जो मेरी गोद में सोया हुआ था, और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, राजवीर, अब तन्मय तुम्हारे भरोसे है। उसकी आंखों में आंसू थे, और मेरी आंखों में भी। अभी मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी पकड़ मेरे हाथ से ढीली पड़ने लगी। उस रात मेरी पत्नी सिर्फ इस दुनिया से नहीं गई, वो अपने साथ मेरे घर की हंसी, मेरी आदतें, मेरा सुकून, सब कुछ ले गई। उस दिन के बाद मैं सिर्फ राजवीर नहीं रहा, मैं एक साथ माँ भी बना और बाप भी। उस लम्हे मेरे पास रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहा था, पापा, माँ कब आएंगी। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक ही पल में बदल गई थी। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब एक अजीब सी खामोशी बस गई। घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता था। किचन में रखे बर्तन, अलमारी में तह करके रखी उसकी साड़ियाँ, तकिए पर अब भी बची उसकी हल्की सी खुशबू, सब कुछ मुझे अंदर तक तोड़ देता था। लेकिन मेरे टूटने की भी एक हद थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा छोटा सा बेटा तन्मय था, जिसे अब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तन्मय उस वक्त इतना छोटा था कि उसे मौत का मतलब भी नहीं पता था। उसे बस इतना समझ आता था कि उसकी माँ कहीं चली गई है और वापस नहीं आ रही। फिर कई रातें ऐसी गुजरी जब वो अचानक नींद से उठकर रोने लगता और मुझसे पूछता, पापा, माँ कब आएंगी, वो आती क्यों नहीं, आपने कहा था ना वो ठीक होकर घर आ जाएंगी। उसका वो सवाल मेरे सीने को चीर देता, और मैं उसे सीने से लगाकर बस यही कह पाता, माँ तो ऊपर वाले के पास चली गई है बेटा, और वो हमें देख रही है। अगर तुम रोगे ना तो उन्हें भी दुख होगा। वो मेरे चेहरे को देखता, कुछ पल चुप रहता, फिर धीरे से मेरे सीने से लगकर सो जाता। पर उसके सो जाने के बाद मैं पूरी रात जागता रहता। उसके बालों में हाथ फेरते फेरते मेरी आंखें भीग जाती थीं। उस छोटे से बच्चे को क्या पता था कि उसका बाप उससे झूठ बोलकर खुद हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टूट रहा है।
सुबह होते ही मुझे फिर खुद को संभालना पड़ता था। स्कूल की नौकरी भी थी, घर भी संभालना और तन्मय को भी। पहले तो ये सब मेरी पत्नी के रहते कितना आसान लगता था, लेकिन उसके जाने के बाद हर छोटी चीज़ एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई। तन्मय को सुबह उठाना, उसे नहलाना, उसके कपड़े निकाल कर उसके बाल बनाना, फिर टिफ़िन तैयार करना, ये सब मैंने धीरे धीरे सीख लिया। मैंने खुद को समझाया, अगर मुझे तन्मय के लिए माँ भी और बाप भी दोनों बनना है तो मुझे ये सीखना होगा। मैंने किचन में खड़े होकर दाल बनानी सीखी, उसके पसंद के पराठे बनाने की कोशिश की। मैं सुबह खुद जल्दी उठता, घर का काम निपटाता, उसे तैयार करता और फिर उसका हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाता। जब मैं स्कूल के ऑफिस में बैठा फाइलें संभाल रहा होता था, तब भी मेरा आधा ध्यान इसी बात में लगा रहता कि तन्मय ने टिफ़िन खाया होगा या नहीं, उसे कहीं बुखार तो नहीं, या किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया होगा। शाम को घर लौटते ही वो भागकर मेरे पास आता और मेरे पैरों से लिपट जाता, फिर पूरे दिन की छोटी छोटी बातें मुझे सुनाता। पापा, आपको पता है आज मैडम ने मुझे स्टार दिया और आज मैंने उन्हें कविता सुनाई। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुनता, जैसे दुनिया की सबसे ज़रूरी बात वही हो, क्योंकि सच तो यही था, मेरी दुनिया अब मेरा बेटा ही था। लोग अक्सर मुझसे कहते, राजवीर अभी उम्र ही क्या हुई है तुम्हारी, दूसरी शादी कर लो, साथ ही घर भी संभल जाएगा और बच्चे को माँ भी मिल जाएगी। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे समझाते थे जैसे दूसरी शादी ही हर दुख का इलाज होती है, लेकिन मैं हर बार एक ही बात कहता, बेटे को माँ मिल सकती है लेकिन उसकी अपनी माँ वापस नहीं मिल सकती, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कभी ये लगे कि उसके हिस्से का प्यार किसी और ने बांट लिया है। मैंने ठान लिया था कि अब मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरा बेटा है। मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजरना पड़े। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। मैंने अपने लिए जीना लगभग छोड़ दिया था। नए कपड़े लेना बंद कर दिए, अपनी ज़रूरतें कम कर दी, दोस्तों के साथ उठना बैठना भी कम हो गया। जब मेरी सैलरी आती तो सबसे पहले तन्मय की फ़ीस, उसकी किताबें, उसका दूध, उसके कपड़े, सबका हिसाब बनाता, और अगर महीने के आखिर में कुछ बच जाता तो उसे संभाल कर रख देता, ये सोचकर कि कल को बेटे की पढ़ाई के काम में आएगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। मेरा तो बस एक ही सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बने कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इसी तरह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और तन्मय भी बड़ा होने लगा। उसकी छोटी उंगली पकड़कर चलाने वाला मैं अब उसे अपने पैरों पर खड़े होते देख रहा था। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत, हर खुशी, हर परेशानी, सब मेरी जिम्मेदारी थी। और सच कहूँ तो वही मेरे जीने की वजह बन गया। मैं चाहता था कि उसे कभी इस बात का एहसास ना हो कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से हर कमी पूरी करने की कोशिश करता था। तन्मय को बचपन से ही अच्छी चीज़ों का शौक था। उसकी हर मांग मेरे लिए आसान नहीं होती थी, क्योंकि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब भी वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करता, मैं उसकी आंखों में वही खालीपन देख लेता जो उसकी माँ के जाने के बाद बस गया था। शायद इसी वजह से मैं अक्सर उसके सामने हार जाता। मुझे आज भी याद है, एक बार स्कूल में पिकनिक जाने की बात थी। जब तन्मय बहुत खुश था, उसने आकर मुझसे कहा, पापा सब बच्चे जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं? और मैंने उससे कहा, ज़रूर जाओगे बेटा, लेकिन उस महीने घर का खर्च पहले ही बहुत बढ़ चुका था। मेरी पत्नी के इलाज के समय लिया गया थोड़ा बहुत कर्ज अब भी बाकी था, ऊपर से तन्मय की फीस और घर के दूसरे खर्चे भी। इसीलिए अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि आराम से पिकनिक की फ़ीस भी दे दूं। उस रात मैं देर तक बैठा हुआ हिसाब लगाता रहा, और अगले दिन मैंने अपनी पुरानी घड़ी निकाल कर बेच दी और उन्हीं पैसों से तन्मय की पिकनिक की फ़ीस भर दी। जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो दौड़कर मेरे गले से लग गया और बोला, पापा आप सबसे अच्छे हो। उसकी वो एक मुस्कान मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं थी। मैं तो हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था। कई बार महीने के आखिर में मेरे पास अपने लिए दवा तक के पैसे नहीं बचते थे, मगर मैंने कभी उसे इसका एहसास नहीं होने दिया। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन लगवाई। मैं चाहता था कि उसके बचपन पर गरीबी या कमी का साया कम से कम पड़े। पर इस सब के बीच मेरी ज़िंदगी का एक और भी हिस्सा था, वही स्कूल जहाँ मैं क्लर्क था और जहाँ मैंने अपनी आधी उम्र बिता दी थी। वहाँ आने वाले बच्चों के बीच रहकर मुझे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। शायद इसीलिए क्योंकि बच्चों की आंखों में सपने होते हैं, और मुझे हमेशा लगता था कि सपनों को टूटने से बचाना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास किताबें ना हों तो पुराने बच्चों से किताबें इकट्ठा करके उसे दे देता, और अगर कहीं मेरी छोटी सी मदद से किसी का काम बन जाता तो तब मुझे लगता जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। और उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, लक्की। दुबला पतला शांत सा, वो पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसके टीचर भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे।
मगर उसके कपड़े, उसके पुराने जूते और उसका हर वक्त चुपचाप रहना ये बता देता था कि उसके घर के हालात ठीक नहीं हैं। कई बार मैंने उसे लंच ब्रेक में अकेले बैठा देखा। बाकी बच्चे तो जब अपना टिफ़िन खोलकर खाते थे, हंसते बोलते रहते, पर लक्की अक्सर चुपचाप किसी कोने में बैठा रहता। एक दिन मैंने उसे स्टाफ रूम के बाहर खड़े हुए देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी और हाथ में कुछ कागज़ दबे हुए। मैंने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो? वो पहले तो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, कुछ नहीं सर। पर उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि बात बहुत बड़ी है। फिर मैंने प्यार से कहा, मुझसे मत छुपाओ, जो बात है साफ साफ बताओ। मेरे इतना कहते ही उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कल आखिरी तारीख है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पूछा, घर पर बताया? उसने सर झुका लिया और बोला, घर में खाने तक के पैसे भी मुश्किल से होते हैं, फॉर्म के पैसे कहाँ से आएंगे? उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लक्की के सामने नहीं, अपने ही हालात के सामने खड़ा हूँ। उसकी मजबूरी सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा जो किसी सपने के टूटने से पहले दिखाई देता है। लक्की की बात सुनकर मैं कुछ पल तक बस उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर इस बार एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो उसकी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी। मैं उस डर को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मजबूरी का चेहरा बहुत करीब से देखा था। मैंने उससे पूछा, फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे चाहिए बेटा? तब उसने बहुत धीमी आवाज़ में रकम बताई और फिर तुरंत सर झुका लिया, जैसे उसे शर्म आ रही हो कि वो मुझसे मदद मांग रहा है। मैंने उससे कहा, तुम यहीं रुको ज़रा। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मदद लेना शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तब होती है जब इंसान किसी की मजबूरी देखकर भी आंखें फेर ले। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी तो मैं देख लूँगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद पहली बार उसे लगा था कि उसकी परेशानी सच में किसी ने समझी है। मैं उसी वक्त ऑफिस के अंदर गया, अपनी जेब में रखे पैसे निकाले और उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दिया। फॉर्म जमा होने के बाद जब मैंने रसीद उसके हाथ में रखी, फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, सर मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे एहसान मत कहो लक्की। अगर आज मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। बस मुझसे एक वादा करो। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। कैसा वादा? मैंने कहा, वादा करो कि चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे और जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे उस दिन किसी और ज़रूरतमंद का हाथ ज़रूर थामोगे। लक्की ने बिना एक पल लगाए सर हिला दिया। मैं अक्सर देखता था कि वो कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। उसकी मेहनत देखकर मुझे अपने तन्मय की याद आ जाती। फ़र्क बस इतना था कि तन्मय के पास मैं था और लक्की के पास शायद कोई नहीं। मैंने कहा, बस इतना याद रखना कि ज़िंदगी में ऊपर जाओ लेकिन इंसानियत कभी नीचे मत गिरने देना। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सर हिलाता रहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने मेरी हर बात अपने दिल में उतार ली है। धीरे धीरे लक्की मेरी आदत सा बन गया। कभी रिजल्ट अच्छा आता तो सबसे पहले आकर मुझे दिखाता। और सच कहूँ, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस लड़के की मदद इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, वही लड़का एक दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर मेरे लिए रोशनी बनकर खड़ा होगा। उस दिन के बाद लक्की मेरे और करीब आ गया। वो अब मुझसे खुलकर बातें करने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी लगन थी। मैं रोज़ उसे देखता और मन ही मन सोचता कि अगर हालात इसका साथ दें तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। वो स्कूल के बाद भी कई कई घंटे पहले से भी ज़्यादा मेहनत के साथ स्कूल आता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही चीज़ दिखाई देती थी, कुछ बनकर दिखाने की जिद। उधर मेरी अपनी दुनिया भी तन्मय के आसपास ही घूम रही थी। अब वो पहले से बड़ा हो गया। उसकी बातें, उसके शौक, उसकी ज़रूरतें सब बदलने लगीं। पहले जहाँ उसे एक खिलौने से खुशी मिल जाती थी, अब उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश भी मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती। कभी उसे नए जूते चाहिए होते, कभी किसी दोस्त जैसा महंगा बैग, तो कभी स्कूल के किसी प्रोग्राम के लिए अलग खर्च। और मैं हर बार उसके सामने मुस्कुराकर हाँ कह देता, पर रात को बैठकर हिसाब लगाता तो माथे पर पसीना आ जाता। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, घर का खर्च अलग और आने वाले वक्त की चिंता अलग। फिर भी मैं तन्मय के चेहरे पर कमी की परछाई नहीं आने देना चाहता था। तन्मय की किताबें, उसकी फ़ीस और उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिश में मैंने कभी कमी नहीं आने दी। मुझे लगता था कि अगर आज मैं थोड़ा और सह लूँगा, थोड़ा और बचा लूँगा, तो मेरा बेटा कल सीना तान कर खड़ा हो सकेगा। इधर लक्की की मेहनत भी रंग लाने लगी थी। हर एग्ज़ाम में उसके अच्छे नंबर आते। जब भी रिज़ल्ट आता वो सबसे पहले भागता हुआ मेरे पास आता और मार्कशीट मेरे हाथ में रख देता। उसकी आंखों में एक बच्चे वाली चमक होती और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान।
मैं उसकी मार्कशीट देखकर खुश हो जाता और कहता, शाबाश बेटा, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। वो हर बार यही कहता, सर अगर उस दिन आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मैं शायद आज यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता। मुझे अच्छा लगता था कि एक बच्चा मेरी छोटी सी मदद को इतना बड़ा मानता है। पर सच तो ये था कि उसकी जगह कोई भी मेहनती बच्चा होता तो मैं उसके लिए यही करता। मेरा तन्मय भी पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर बचपन से एक ही चीज़ बहुत गहरी थी। उसे हमेशा दूसरों से बेहतर चीज़ चाहिए होती। अगर किसी दोस्त के पास नया मोबाइल हो तो उसे भी चाहिए। मैं पहले समझता था कि उम्र का असर है, बच्चों में ऐसी बातें होती हैं, इसीलिए मैंने कभी उसे डांट कर चुप नहीं कराया। उल्टा मैं यही सोचता रहा कि शायद माँ की कमी ने उसके अंदर ये जिद भर दी है। कई बार मैं उसे समझाता भी था, बेटा ज़िंदगी में चीज़ों से ज़्यादा इंसान की मेहनत और उसका बिहेवियर मायने रखता है। वो मेरी बात सुन तो लेता, लेकिन अगले ही दिन किसी नई डिमांड के साथ मेरे सामने खड़ा मिलता। मैं उसे मना नहीं कर पाता था। पता नहीं ये मेरा प्यार था या कमज़ोरी, या एक बाप का डर कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। लक्की का बिहेवियर तन्मय से बिल्कुल अलग था। वो बहुत होशियार था। मैंने उसे कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद करते नहीं देखा, और शायद यही बात मुझे उसके और करीब ले आती थी। मैं जब भी उसे देखता दिल से प्रार्थना निकलती कि भगवान इस बच्चे को वो सब दे जो इसके हिस्से में बचपन से नहीं था। इसी बीच लक्की बोर्ड की तैयारी में जुट गया था। अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। कई बार स्कूल बंद होने के बाद भी वो बैठा रहता। एक दिन मैंने उससे पूछा, इतनी देर क्या करते रहते हो बेटा? वो मुस्कुराकर बोला, सर मैं बस अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। एक तरफ मेरा अपना बेटा था जिसके लिए मैं हर तकलीफ हंसकर सह रहा था, और दूसरी तरफ लक्की था जो अपनी तकदीर से लड़ने के लिए खुद ही कमर कस चुका था। मैं दोनों को देखता और मन ही मन प्रार्थना मांगता। लक्की के जाने के बाद स्कूल का वो बरामदा मुझे पहले जैसा नहीं लगता था। सब कुछ खाली खाली सा महसूस होता। शायद इसीलिए क्योंकि अब वहाँ वो लड़का नहीं था। शुरू शुरू में दो एक बार उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि नए शहर में सब कुछ नया है, कॉलेज बड़ा है, पढ़ाई का दबाव भी ज़्यादा है, लेकिन वो खुश था। उसकी आवाज़ में वही पुरानी लगन थी। मैंने उसे दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, बस खूब मेहनत करते रहो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। बस उस दिन के बाद ज़िंदगी की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि हम दोनों की बातों के बीच भी धीरे धीरे दूरी आ गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ना उसका फ़ोन आया ना मेरा उससे कोई कांटेक्ट रहा। लेकिन ये सच है कि वो लड़का मेरी प्रार्थनाओं से कभी दूर नहीं हुआ। जब भी किसी मेहनती बच्चे को देखता तो मुझे लक्की की याद आ जाती। मन ही मन बस यही सोचता, पता नहीं वो आज कहाँ होगा, कैसा होगा, और क्या उसने अपनी मंजिल पा ली होगी। तन्मय भी अब कॉलेज में था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी दुनिया भी बदल रही थी। उसके दोस्त बदल गए थे, रहन सहन बदल गया, पसंद नापसंद बदल गई। अब उसकी बातें पढ़ाई से ज़्यादा स्टेटस और इमेज के ऊपर घूमने लगी थी। कभी कहता, पापा कॉलेज में सबके पास अच्छा फ़ोन है और मेरा ही फ़ोन बहुत पुराना लग रहा है। कभी स्कूटी को कहता कि मैं हर बार उसकी बात सुनता, थोड़ा समझाने की कोशिश करता, फिर आखिर मैं वही करता जो हमेशा से करता आया था, अपनी ज़रूरत काट कर उसकी ख्वाहिश पूरी करने का रास्ता ढूंढने लगता। शायद मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि हर बार उसकी हर डिमांड पूरी करके मैं उसे खुशियों से ज़्यादा हक जताना सिखा रहा था। तन में अब पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके अंदर मेहनत से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ने की चाह बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर कहता, पापा नौकरी में कुछ नहीं रखा, बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मैं खुश भी होता कि मेरे बेटे के सपने बड़े हैं। कॉलेज ख़त्म होने तक तन्मय ने कई नए सपने देख लिए। कभी कहता कि वो अपना शोरूम खोलेगा, कभी कहता कि कोई बड़ा स्टार्टअप करेगा, और मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से डरता भी था, क्योंकि मैं जानता था कि बड़े सपनों के साथ बड़ा हौसला, बड़ी मेहनत भी चाहिए। फिर भी मैंने उसे कभी रोका नहीं। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरा बेटा वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं कभी सोच भी नहीं पाया। इसी बीच मेरी नौकरी के आखिरी साल भी शुरू हो चुके थे। उम्र अब शरीर पर दिखने लगी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती, आंखों पर चश्मे का नंबर बढ़ गया, और घुटनों का दर्द भी अब अक्सर याद दिला देता था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। पर मैंने खुद को आराम देने के बारे में कभी नहीं सोचा। कई बार शरीर जवाब देने लगता, लेकिन मैं खुद से कहता, अभी नहीं, अभी तन्मय को मेरी ज़रूरत है। धीरे धीरे तन्मय की पढ़ाई ख़त्म हुई। मुझे लगा अब शायद मेरी मेहनत रंग लाएगी, शायद अब मेरा बेटा नौकरी करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, और इस घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाएगा। समय के साथ तन्मय की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब वो उस उम्र में पहुंच चुका था जहां लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखने लगते हैं। मैं उसे देखता तो कभी यकीन ही नहीं होता कि यही वो बच्चा है जो कभी मेरी उंगली पकड़कर स्कूल जाया करता था,
और रात को डर लगने पर मेरे सीने से लगकर सो जाता। अब वो जवान हो गया, लंबा कद, दिखने में समझदार, बातों में तेज और बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाला। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, राजवीर अब तन्मय की शादी के बारे में सोचो। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शादी की उम्र भी हो गई है। मैं हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन सच कहूँ तो इस बात ने मेरे मन में भी जगह बना ली। मैं चाहता था कि अब मेरे घर में फिर से रौनक लौटे। पर वो अक्सर कहता, पापा अभी शादी से पहले मुझे अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा होना है। मैं कोई मामूली नौकरी करके ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता। मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा। उसकी आंखों में चमक होती थी। मैं उसकी बातें सुनकर खुश भी होता और थोड़ा परेशान भी। खुश इसलिए कि मेरा बेटा छोटे सपने नहीं देखता, और परेशान इसलिए कि उसके सपनों की ऊंचाई मेरी हैसियत से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसने कुछ जगह नौकरी के लिए कोशिश भी की। जहाँ इंटरव्यू देने जाता, लौट कर यही कहता, पापा ये नौकरी मेरे बस की नहीं है, किसी और के नीचे काम करना मुझे पसंद नहीं। मैं अपना खुद का काम करूँगा, अपना बिजनेस। और मैं उसे समझाता, बेटा शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस तो ले लो, फिर आगे अपना काम शुरू कर लेना। मगर वो मेरी बात को बस सुनता, मानता नहीं। उधर रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की तरफ से रिश्ते आने भी शुरू हो गए। कोई अपनी बेटी की तस्वीर भेजता, कोई घर आकर बात छेड़ देता। और मैं हर बार तन्मय से कहता, बेटा कम से कम एक बार लड़की तो देख लो। लेकिन वो टाल देता। मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां सुबह उठते ही घुटनों का दर्द याद दिला देता कि अब पहले वाली ताकत नहीं रही है। मैं सोचता, तन्मय की शादी हो जाए तो कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई साथी है, और मेरे घर को भी एक सहारा मिल जाएगा। उस रात मैंने तन्मय से फिर बात की। मैंने कहा, बेटा मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और मैं भी चाहता हूँ कि इस घर में फिर से रौनक लौटे। मेरी बात सुनकर तन्मय कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अगर आप इतना चाहते हैं तो ठीक है पापा, आप रिश्ते देख सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, शादी मैं उसी लड़की से करूँगा जो मेरी सोच को समझे, मेरे साथ मेरे बड़े सपनों में खड़ी रहे और मेरे स्टेटस के हिसाब से हो। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे लगा चलो देर से ही सही, उसने शादी के लिए हाँ तो की। अगले ही दिन से मैंने रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से बात की, कुछ तस्वीरें देखी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता सामने आया, कृतिका का। पहली बार उसका नाम सुनते ही सबने कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, उसके पापा का कारोबार अच्छा था। मैंने सोचा अगर लड़की सच में वैसे ही है जैसे लोग बता रहे हैं तो शायद तन्मय के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है। कृतिका से पहली मुलाकात के बाद जब रिश्ता पक्का हो गया तो मेरे मन में जैसे बरसों बाद एक सुकून उतरा। मुझे लगने लगा था कि अब तन्मय की जिंदगी में एक साथी आने वाला है और मेरे सूने घर में भी फिर से रौनक लौटेगी। तन्मय भी इन दिनों पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। वो अक्सर फ़ोन पर कृतिका से बात करता और मैं उसे देखता तो मन ही मन खुश हो जाता। रिश्ता पक्का होने के बाद दोनों परिवारों के बीच आना जाना और बातों का सिलसिला बढ़ गया। घर में शादी की बातें शुरू हो चुकी थीं। मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन जो कुछ था वो सब मैंने तन्मय की खुशी के लिए जोड़ कर रखा था। मैं चाहता था कि उसकी शादी में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तन्मय भी शादी को लेकर काफ़ी खुश था, लेकिन उसकी बातों में अब भी वही एक चीज़ साफ झलकती। उसे हर चीज़ अच्छी चाहिए थी, सबसे बेहतर। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आने लगा। कार्ड छप गए, रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, कपड़े सिलने चले गए और घर में आने जाने वालों का सिलसिला बढ़ने लगा। मैं सुबह स्कूल जाता, शाम को लौटकर शादी के इंतज़ामों में लग जाता। थकान बहुत होती थी, लेकिन दिल खुश था। इतने सालों बाद मैं अपने घर में ऐसी रौनक देख रहा था। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका मैं इतने महीनों से इंतज़ार कर रहा था। तन्मय की शादी का दिन। सुबह आँख खुली तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और खुशी भी। घर में चारों तरफ हलचल थी, रिश्तेदारों की आवाज़ें, आंगन में रखी सजावट, किचन में बनते पकवानों की खुशबू और बीच बीच में बजते शादी के गाने। मेरा सूना घर सचमुच दुल्हन की तरह सज गया था। मैं एक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। फिर तन्मय सहरा बांधे जब मेरे सामने आया तो एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं। वो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक हर रूप में देखा, रोते हुए, हंसते हुए, जिद करते हुए, सपने देखते हुए। लेकिन उस दिन पहली बार उसे दूल्हे के रूप में देखकर मेरे दिल में एक अलग ही गर्व हुआ। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ऊपर वाला तुम्हें हर खुशी दे बेटा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे पैर छुए।
उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी कुर्बानियाँ, मेरी सारी जागी हुई रातें सब आज किसी खूबसूरत मंजिल तक पहुँच गई हैं। फिर बारात निकली, ढोल की आवाज़, नाचते हुए लोग, रोशनी से जगमगाता रास्ता, सब कुछ बहुत शोर शराबे वाला था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। जब हम शादी हॉल पहुंचे तो वहां भी शादी की पूरी रौनक थी। हर चीज़ बहुत अच्छे से सजाई गई थी। कृतिका मंडप में दुल्हन बनकर आई। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज़ें, अग्नि के फेरे, दोनों के साथ निभाने के वचन, और मैं सब कुछ चुपचाप बैठकर देखता रहा। जब तन्मय ने कृतिका की मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए उसकी माँ का चेहरा आ गया। मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैंने पहली बार उसकी मांग भरी थी। फर्क बस इतना था कि उस दिन मैं एक दूल्हा था और आज मैं एक बाप जो अपने बेटे को वही पड़ाव पार करते देख रहा था। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। शादी का माहौल था, मुझे रोना नहीं, बस मुझे मुस्कुराना था। और शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आया। कृतिका के घर वाले रो रहे थे। वो खुद भी आंसू पोंछ रही थी। मैं दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। मैंने सोचा, एक लड़की अपना घर छोड़कर किसी नए घर में आ रही है। उसके मन में कितना डर, कितनी उम्मीदें और कितनी बेचैनियां होंगी। बस उसी पल मैंने मन ही मन ठान लिया, मैं इसे सिर्फ बहू नहीं, बेटी की तरह रखूंगा। और जब कृतिका ने मेरे घर की चौखट पर पहली बार कदम रखा तो मुझे सच में लगा जैसे इतने सालों बाद इस घर में फिर से किसी अपने की आहट आई है। शादी के बाद के शुरुआती दिन सच में बहुत अच्छे बीते। घर में हर वक्त कोई ना कोई रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहा होता। नई बहू को लेकर रस्में होती और तन्मय भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कृतिका भी उन दिनों सबके सामने बहुत सलीके से पेश आई। मैं उसे देखता और मन ही मन मुझे लगता था कि शायद भगवान ने सच में मेरे बुढ़ापे के लिए एक सहारा भेज दिया है। उस रात जब शादी की थकान और खुशी के बीच में मैं अपने कमरे में अकेला बैठा तो मेरी नज़र दीवार पर टंगी मेरी पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, देखो हमारा बेटा अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुका है। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब बस इसका घर बसा रहे और मेरे हिस्से में थोड़ा सा सुकून भी आ जाए। मुझे लगता था जैसे मेरी सूनी जिंदगी में सचमुच बहार लौट आई है। कृतिका शुरू शुरू में मेरा बहुत ध्यान रखती थी। सुबह चाय बनाकर खुद मेरे कमरे तक लेकर आती और मुस्कुराकर कहती, पापा जी पहले चाय पी लीजिए, फिर दवा खा लेना। और अगर मैं खांस देता तो तुरंत पानी लेकर सामने खड़ी हो जाती। खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब भी उसने बहुत जल्दी समझ लिया। और कहती, पापा जी आज आपकी पसंद की दाल बनाई है। साथ ही मेरे लिए नरम रोटियां अलग से रख देती। उसकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं सचमुच यही सोचने लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बुढ़ापे को आसान बनाने के लिए मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी है। तन में भी शादी के बाद कुछ बदला बदला सा लगने लगा। पहले जहाँ उसकी बातों में हमेशा जल्दबाजी और अपनी ही सोच होती थी, वहीं अब वो कभी कभी मेरे पास बैठकर हाल चाल पूछ लेता। और शाम को ऑफिस या बाहर से लौटकर कहता, पापा दवा ले ली आपने। मैं उसे देखता तो मन को तसल्ली मिलती। मुझे लगता था कि शायद शादी ने उसे थोड़ा जिम्मेदार बना दिया है। शायद अब वो सच में समझने लगा है कि परिवार क्या होता है। इतने सालों तक मैंने इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई थी। इतने सालों तक मैंने इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई थी। अब पहली बार मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए नहीं, अपने लिए भी जी सकता हूँ। लेकिन ये सुकून बहुत धीरे धीरे बिना शोर किए बदलने लगा। शुरुआत इतनी मामूली थी कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी कृतिका तन्मय से अकेले कमरे में बैठकर देर तक बातें करती। मेरे सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में उसका व्यवहार हल्का सा बदल जाता। पहले जहाँ वो हर बात में पापा जी कहकर मुस्कुरा के बात करती थी, अब कभी कभी उसके लहजे में एक अजीब सी बनावटी मिठास महसूस होने लगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कृतिका तन्मय के सामने बातें बहुत सोच समझ कर करती है। अगर उसे घर की किसी बात से परेशानी होती तो वो मुझसे सीधे कुछ नहीं कहती। वो बस तन्मय के कान में अपनी बात डाल देती और फिर कुछ देर के बाद वही बात तन्मय के मुंह से निकलती। अगर मैं किसी पुराने रिश्तेदार को घर बुला लेता तो बाद में तन्मय कहता, पापा पहले हमसे पूछ लिया करो, अब घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं है। मैं समझ गया कृतिका बाहर से अब भी वही मीठा व्यवहार रखती है, लेकिन उसके शब्दों में धीरे धीरे एक ऐसी बात आने लगी जो सीधे नहीं लेकिन अंदर से चोट करती है। एक दिन मैं बरामदे में बैठा था तो अंदर कमरे से कृतिका की धीमी आवाज़ आ रही थी। वो तन्मय से कह रही थी, देखो मैं ये नहीं कह रही कि पापा जी बुरे हैं, लेकिन हर बात में उनकी दखल अंदाजी ठीक नहीं है। अब हमारी भी अपनी ज़िंदगी है। हर फैसले में उन्हें बीच में रखने से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर घर का खर्च भी कितना बढ़ गया है, ये तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो।
मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। शायद मुझे वहाँ खड़ा होकर सुनना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जो सुना उसने मेरे मन में पहली बार एक अनजाना डर भर दिया। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि कृतिका सिर्फ तन्मय की पत्नी बनकर इस घर में नहीं आई, वो धीरे धीरे उसकी सोच पर भी अपना असर जमाने लगी। और तन्मय, वो शायद इस असर को प्यार समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसके भले की बात कर रही है, उसकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती है। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरे और मेरे बेटे के बीच कोई बहुत धीरे धीरे एक दीवार खड़ी कर रहा है। ऐसी दीवार जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ा देती है। मैं फिर भी चुप रहा, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपने ही घर में कोई तूफान खड़ा नहीं करना चाहता था। यह सब अब धीरे धीरे मेरे रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा कि बैठक का पूरा फर्नीचर बदल दिया गया है। नए पर्दे लग गए, सजावट का सामान आ गया और घर के कई हिस्सों का रूप ही बदल दिया। मुझे तो इसकी खबर तक नहीं थी। मैंने बस इतना पूछा, अरे बेटा, ये सब कब हो गया? तो तन्मय ने कहा, बस पापा, कृतिका की मर्जी थी तो करवा दिया। अब हर छोटी बात बताना ज़रूरी है क्या? उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गया। बात फर्नीचर की नहीं थी, बात उस एहसास की थी कि अब इस घर में बहुत कुछ मेरे बिना तय होने लगा। कृतिका भी वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, आप बस आराम कीजिए, अब ये सब हम देख लेंगे। ऊपर से उसके शब्द मीठे थे, लेकिन मेरे हिस्से में जो बात आई वो यही थी, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी बात का बुरा मान जाता तो वो मुझे समझाने के बजाय उल्टा यही कहता, पापा, आप बात का बतंगड़ बना देते हो। अगर मैं चुप हो जाता तो कहता, हर वक्त ये मुंह फुलाना भी अच्छी बात नहीं है। मुझे कृतिका से दिक्कत नहीं थी, मुझे उस बदलते हुए माहौल से दिक्कत थी, जिसमें मैं अपने ही घर में पराया होता जा रहा था। मुझे उस लहजे से तकलीफ थी। एक तरफ तन्मय और कृतिका थे, उनकी बातें, उनके फैसले, उनकी दुनिया, और दूसरी तरफ मैं था, अपने कमरे, अपनी दवाइयों, अपनी पुरानी यादों और अपनी खामोशी के साथ। कई बार रात को मैं बहुत देर तक जागता रहता। मुझे पहली बार समझ आने लगा था कि अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब घर में कोई ना हो। असली अकेलापन तब होता है जब घर में लोग तो हों, लेकिन किसी के पास आपके लिए जगह ना बची हो। फिर भी मैंने खुद को समझाया, राजवीर, सब ठीक हो जाएगा। नई शादी है उनकी, अभी समय लगेगा। तू बेवजह बात बढ़ाएगा तो तन्मय और दूर हो जाएगा। हर कड़वी बात को निगल लिया, हर बेइज्जती को ये सोचकर सह लिया कि शायद कल सब बदल जाएगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यह तो बस शुरुआत है। अभी तो उन्होंने मुझे सिर्फ फैसलों से अलग किया। इसी बीच मेरी नौकरी के आखिरी दिन भी आ पहुँचे। बरसों तक उसी स्कूल के ऑफिस में बैठकर मैंने ना जाने कितनी फाइलें संभाली थी, कितने बच्चों के कागज़ पूरे करवाए थे, कितनी सुबहें उस बरामदे से शुरू की थी। अब वही नौकरी मुझसे विदा ले रही थी। जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, सुबह स्कूल पहुंचते ही दिल अजीब सा भारी हो गया। सब कुछ वैसा ही था, वही कमरा, वही मेज़, वही रजिस्टर, वही बच्चे। लेकिन मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि आज के बाद यह सब मेरा रोज़ का हिस्सा नहीं रहेगा। दोपहर में स्कूल की तरफ से सबके लिए एक छोटा सा फेयरवेल रखा गया। कुछ टीचरों ने मेरे बारे में अच्छी बातें कहीं। किसी ने कहा मैंने हमेशा स्कूल को अपना घर समझकर काम किया, और मैं बस मुस्कुराता रहा। अब मुझे पेंशन मिलती थी और नौकरी पूरी होने पर कुछ पैसे भी मिलने थे। मेरी बरसों की सेवा का हिसाब, मेरी उम्र भर की मेहनत का जमा हुआ हिस्सा। जब कागजी कार्रवाई पूरी हुई और कुछ समय बाद वो रकम मेरे हाथ में आई, तो मैं देर तक उस पासबुक को देखता रह गया। रकम बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए छोटी भी नहीं। उसमें मेरी बरसों की बचत, मेरी अधूरी ज़रूरतें, मेरी थकान, मेरी मेहनत, सब कुछ शामिल था। मुझे लगा कि जैसे ये सिर्फ पैसे नहीं है, मेरी पूरी उम्र का निचोड़ है। घर लौटकर मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर पासबुक रखी और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से कहा, मैंने ज़िंदगी भर जो कमाया, जो बचाया, जो अपने ऊपर खर्च नहीं किया, उसका हिसाब आज हाथ में आया है। सोच रहा हूँ थोड़ा बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखूँ, थोड़ा तन्मय के काम आ जाए, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो घर के भी कुछ अधूरे काम पूरे कर दूँ। मैं चाहता था कि इस रकम का कुछ हिस्सा सेव रहे, ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। थोड़े पैसे अपनी दवाइयों, रोज़मर्रा के खर्च और आने वाले वक्त के लिए बचा कर रहूं। और अगर तन्मय सच में कोई अच्छा काम शुरू करना चाहे तो जितना मेरी हैसियत में हो उतना सहारा उसे भी दे दूं। मैंने मन ही मन यही ठाना था कि इस बार जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिंदगी भर बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करते करते मैंने खुद को बहुत पीछे रखा, लेकिन अब उम्र का तगाजा था कि थोड़ा अपने कल के बारे में भी सोचूं। पर जैसे ही ये बात तन्मय और कृतिका को पता चली कि मुझे रिटायरमेंट के पैसे मिल गए हैं, घर का माहौल अचानक बदलने लगा। कृतिका, जो पहले कुछ समय से मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, अचानक फिर से पहले जैसी मीठी होने लगी।
सुबह चाय लेकर मुस्कुराते हुए आना, दवा की याद दिलाना, साथ ही पूछना पापा जी आज क्या खाएंगे। पहले पहल मुझे लगा शायद मैं ही बेवजह उसे गलत समझने लगा था। शायद सच में घर की जिम्मेदारियों और नई जिंदगी के बीच उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया होगा। लेकिन दिल से वो बुरी नहीं है। तन्मय का व्यवहार भी कुछ नरम होने लगा। वो शाम को मेरे कमरे में आकर बैठ जाता और कहता, पापा अब आप नौकरी से फ्री हो गए हो, अब आराम कीजिए। कभी मेरे कंधे दबाने लग जाता और पूछता, पापा कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, अब मैं हूं ना। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा मन पिघलने लगा। मैं फिर वही पुराना बाप बन गया जो बेटे की दो मीठी बातों पर अपने सारे दुख भूल जाता है। कुछ दिन तक मैंने इस बदलाव को बस चुपचाप देखा। फिर एक रात खाना खाने के बाद तन्मय मेरे कमरे में आया। उसके पीछे पीछे कृतिका भी थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई ज़रूरी बात करनी हो। फिर तन्मय मेरे सामने बैठ गया और बोला, पापा आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ बेटा बोलो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा अब जब आपकी नौकरी ख़त्म हो गई है और पैसे भी मिल गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि हमें अब उस पैसे को कहीं सही जगह लगाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसी जगह? इस बार कृतिका ने बहुत नरम आवाज़ में बात आगे बढ़ाई। पापा जी आप ही सोचिए, पैसे बैंक में पड़े रहेंगे तो बस पड़े ही रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा तन्मय के काम में लग जाए तो आगे चलकर कई गुना हो सकता है। ये आपका ही घर है, आपका ही बेटा है, आखिर सब कुछ इसी का तो है। उन दोनों की बात ऊपर से गलत नहीं थी। मैंने बात को हल्का करते हुए कहा, बेटा पैसा तो तुम्हारा ही है, लेकिन हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो अपने बुढ़ापे के लिए भी संभाल कर रखना पड़ता है। मेरी बात सुनते ही तन्मय के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, अरे पापा मैं सब समझता हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप कुछ मत रखिए, लेकिन इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता। अगर अभी थोड़ा पैसा लग जाए तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। नौकरी में कुछ रखा नौकरी में कुछ रखा नहीं है, और आप भी तो चाहते हैं ना कि मैं कुछ बड़ा करूँ। वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी जानता था। उसके सपने, जब भी वो अपने फ्यूचर की बात करता मैं खुद को रोक नहीं पाता था। कृतिका ने उसी वक्त धीरे से कहा, पापा जी हम आपका बुरा थोड़ी सोचेंगे, आप तो हमारे बड़े हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तन्मय अपने पैरों पर जल्दी से खड़ा हो जाए, और फिर जब काम चल निकलेगा तो सबसे पहले आपको ही तो आराम मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं बस उन्हें देखता रह गया। एक तरफ मेरी पूरी उम्र की जमा पूंजी थी, दूसरी तरफ मेरा बेटा और उसके सपने। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाया। पासबुक मेरे सामने पड़ी थी और मैं उसे देखता जा रहा था। मन बार बार कह रहा था, राजवीर इस बार सोच समझकर फैसला करना। उम्र निकल गई है, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसी मन के किसी कोने से एक और आवाज़ आती, अगर बेटे के काम ना आया तो फिर इन पैसों का क्या मतलब। उस रात के बाद से तन्मय और कृतिका ने पैसों की बात सीधे सीधे कम, लेकिन घुमा फिराकर ज़्यादा करनी शुरू कर दी। कभी तन्मय मेरे पास बैठकर अपने बिजनेस प्लान की बातें करता। वो कौन सा काम करेगा, मैं उनकी बातें सुनता, सिर हिलाता, लेकिन हर बार कोई साफ जवाब देने से बच जाता। मेरा मन मान भी रहा था और डर भी रहा था। शायद मेरी यही झिझक तन्मय को समझ आ गई। एक शाम वो कमरे में आया, उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उसने कहा, पापा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, बोलो बेटा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतरने वाले। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उसका ये सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मैंने तुरंत कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तन्मय? तुम मेरे बेटे हो, तुम पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में भी शिकायत थी। फिर आप बार बार सोच क्यों रहे हो? आपने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए ही तो मेहनत की है ना, मेरे लिए ही तो सब सहा है। तो अब जब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, तब आप ही पीछे हट रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। इतने में कृतिका भी कमरे में आ गई। वो मेरे सामने बैठते हुए बोली, पापा जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन तन्मय सच कह रहा है। उसने आज तक आपसे कुछ गलत नहीं मांगा। वो कोई ऐश करने के लिए थोड़ी पैसे मांग रहा है। वो अपना नाम बनाना चाहता है, और फिर आखिर वो आपका ही तो बेटा है। अगर आप ही इस मोड़ पर उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मैंने धीरे से कहा, साथ देने की बात नहीं है बेटा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उम्र का भी तो तकाजा होता है। आदमी को अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। मेरी बात सुनते ही तन्मय ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको बुढ़ापे में संभालूंगा नहीं? उसकी ये बात सुनकर जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खींच ली। मैंने घबराकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो बोला, तो फिर डर किस बात का है पापा? मैं कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूँ, जो भी करूँगा इसी घर के लिए करूँगा। आज अगर आपने मेरा साथ दिया तो कल मैं आपको सुकून से रखूँगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा।
कृतिका ने भी उसी वक्त मेरी तरफ देखते हुए कहा, पापा जी, हम दोनों की मेहनत और आपका आशीर्वाद मिल जाए ना, तो देखिएगा कुछ सालों में सब बदल जाएगा। आप आराम से रहोगे, घर की हालत सुधरेगी और तन्मय का नाम भी होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ये सुकून रहेगा कि आपने अपने बेटे को अपने हाथों से खड़ा किया। उन दोनों की बातें सुनते सुनते मेरा मन जैसे धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। मैं जानता था कि ये पैसे मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं और ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता था कि सामने बैठा लड़का मेरा बा लेकिन मैं ये भी जानता था कि सामने बैठा लड़का मेरा बेटा है। वही बेटा जिसके लिए मैंने अपनी हर खुशी टाली, हर दर्द छुपाया। मैंने पासबुक और ज़रूरी कागज़ निकाले, उन्हें संभाल कर रखा और दोपहर को तन्मय को आवाज़ दी। वो कमरे में आया तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो बेटा बैंक चलते हैं। उसने हैरानी से पूछा, बैंक? क्यों? तब मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें अपना काम शुरू करना है ना, तो बाप होने के नाते जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे उसे उसकी मनचाही दुनिया मिल गई हो। वो तुरंत मेरे गले लग गया और बोला, पापा आप देखना, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन सच ये था कि उस वक्त मैं अंदर से मुस्कुरा नहीं रहा था। मैं खुद को समझा रहा था। मैंने बैंक जाकर अपनी रिटायरमेंट की रकम का बड़ा हिस्सा तन्मय के हाथ में दे दिया। बस थोड़ा सा अपने खाते में रहने दिया ताकि दवाइयों और रोज़मर्रा के खर्च का सहारा बना रहे। बैंक से लौटते वक्त तन्मय के चेहरे पर जीत जैसी चमक थी। वो रास्ते भर अपने काम की बातें करता रहा। शुरू शुरू में तन्मय और कृतिका का व्यवहार फिर से कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहा। शायद इसीलिए क्योंकि पैसा अभी अभी उनके हाथ में गया था और मैं अब भी उनके लिए ज़रूरी था। तन्मय रोज़ शाम को मेरे पास बैठकर अपने काम की बातें करता रहता। कहता, पापा बस देखना, कुछ ही महीनों में सब बदल जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, पैसे उनके हाथ में पूरी तरह आ गए। वैसे वैसे उनके व्यवहार का असली रंग फिर सामने आने लगा। पहले जहां तन्मय हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करता था, अब उसने अपने काम के बारे में भी बताना लगभग बंद कर दिया। मैं पूछता, बेटा काम कैसा चल रहा है? तो वो बस इतना कह देता, ठीक है पापा, सब संभल रहा है। कुछ ही महीनों में मुझे ये भी समझ आने लगा कि जिस बिजनेस के लिए उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उसमें उतनी संजीदगी शायद थी ही नहीं जितनी उसने दिखाई थी। मैं जब समझाने की कोशिश करता कि बेटा कारोबार सुकून से चलता है, रोज़ रास्ता बदलने से नहीं, तो वो उल्टा नाराज़ हो जाता। पापा आपको आज के ज़माने की समझ नहीं है, हर चीज़ पुराने तरीके से नहीं चलती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो जाता। शायद सच में मुझे आज के ज़माने की समझ ना हो, लेकिन इतनी समझ तो थी कि मेहनत से कमाए हुए पैसों को हवा में उड़ते हुए देखना सही नहीं होता। फिर भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब मेरे पास रोकने का हक भी तो नहीं बचा। पैसा उसके हाथ में था, फैसले उसके हाथ में थे। एक दिन मेरी दवा ख़त्म हो गई थी। मैंने तन्मय से कहा, बेटा बाज़ार जाओ तो मेरी दवा लेते आना। उसने मोबाइल से नज़र उठाए बिना कहा, अभी बहुत काम है पापा, कल देखता हूँ। वो कल 2 दिन बाद आया। उन 2 दिनों में मैं बिना दवा के ही पड़ा रहा। जब दवा आई भी तो कृतिका ने ऐसे लाकर मेज़ पर रख दी जैसे कोई एहसान कर रही हो। उस पल मुझे पहली बार सच में डर लगा। अगर आज दवा के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो कल मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? अब तन्मय का मेरे कमरे में आना भी सिर्फ ज़रूरत के समय रह गया था। या तो उसे किसी कागज़ पर मेरे साइन चाहिए होते, या फिर बैंक, पेंशन या किसी खर्च से जुड़ी बात पूछनी होती, तभी आता। बाकी समय वो अपनी दुनिया में खोया रहता और मैं अपने कमरे में अपनी पुरानी यादों, अपनी चुप्पी में सिमटा जा रहा था। कई बार मैं रात को बैठकर सोचता, क्या यही वो बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी? क्या यही वो घर है जिसके लिए मैंने अपने सपनों तक को कुर्बान कर दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बेटे से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया? समय के साथ तन्मय और कृतिका का व्यवहार इतना बदल गया कि अब मैं उनके लिए घर का बड़ा नहीं, बस एक बोझ बनकर रह गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि बात बढ़े नहीं, घर की इज्जत बनी रहे और जो कुछ हो रहा है उसे मैं अपनी किस्मत मानकर सह लूं। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चुप रहकर भी हर दिन गहरे होते जाते हैं। एक दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। कृतिका बार बार फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सजावट वाले आ जा रहे थे, किचन में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मैंने सोचा शायद तन्मय के कारोबार से जुड़े कुछ लोग आने वाले होंगे। दोपहर तक मुझे पता चल गया कि शाम को घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। तन्मय के कुछ बिजनेस पार्टनर, शहर के बड़े लोग और कई खास मेहमान आने वाले थे। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था कि तभी कृतिका अंदर आई। उसके चेहरे पर वही बनावटी मिठास थी जिसे मैं अब पहचानने लगा था। वो बोली, पापा जी शाम को मेहमान आने वाले हैं, आपको भी थोड़ा तैयार रहना होगा। मैंने पूछा, मुझे? किस लिए? वो बिल्कुल सपाट आवाज़ में बोली,
मेहमानों को खाना सर्व करना होगा। सब खाना पीना देखते रहिएगा, बाहर स्टाफ कम है और वैसे भी आप खाली ही तो रहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में अंगारे डाल दिए हों। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब, मैं मेहमानों को खाना परोसूंगा? इतने में तन्मय भी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने कहा, तो पापा इसमें इतना सोचने की क्या बात है, बस 2-4 घंटे की बात है। बड़े लोग आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। आप ट्रे लेकर सर्व कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। मेरे अंदर जैसे सब कुछ कांप उठा। मैंने बहुत धीरे लेकिन भारी आवाज़ में कहा, तन्मय मैं तुम्हारा बाप हूँ, इस घर का बुजुर्ग। तुम मुझसे मेहमानों के सामने नौकरों की तरह खाना परोसने को कह रहे हो? तन्मय का चेहरा तुरंत सक हो गया। नौकरों की तरह क्यों, घर का काम ही तो है। और फिर कौन सा आपको बाहर सड़क पर खड़ा कर रहे हैं? बस थोड़ी मदद ही तो करनी है। मैंने कृतिका की तरफ देखा। शायद कहीं से उम्मीद थी कि वो तन्मय को रोकेगी और कहेगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन वो तो उल्टा बोली, पापा जी बात को इतना बड़ा मत बनाइए, हमारे मेहमान हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आप थोड़ा हाथ बटा दोगे तो कौन सी छोटी बात हो जाएगी। मेरी आवाज़ रोनेहार हो गई। मैंने कहा, मैं ये नहीं करूँगा। तन्मय जैसे इसी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो झल्ला कर बोला, हर बात में ड्रामा करना ज़रूरी है क्या? जब हमारे काम आना हो तब आपको अपनी इज्जत याद आ जाती है। जिंदगी भर मैंने भी बहुत कुछ सहा है। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तन्मय तूने क्या सहा है? तेरी हर खुशी के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी और आज तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और सख्ती से कहा, शाम को जो कहा है वही होगा। शाम हुई, घर रोशनी से जगमगा उठा। बड़े बड़े लोग आने लगे। कोई तन्मय की तारीफ कर रहा था, कोई उसके कारोबार की बातें कर रहा था और मेरे अंदर सिर्फ बेइज्जती की आग थी। मैंने अपने कमरे में ही बैठे रहने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद कृतिका आ गई। उसने ट्रे मेरे सामने रख दी और बोली, चलिए पापा जी सब बाहर बैठ चुके हैं। मैंने आखिरी बार उससे मना किया, लेकिन तन्मय ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए बाहर ले गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कांपते हाथों से ट्रे उठाए मेहमानों के बीच घूम रहा था। कुछ लोग मुझे पहचानते भी थे, कोई मुझे घर का कोई नौकर समझकर बिना देखे गिलास उठा रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उम्र, मेरी मेहनत, सब कुछ किसी ने कुचल कर मेरे पैरों के नीचे फेंक दिया हो। उसी बीच मेरे सर में तेज दर्द उठने लगा। बदन तप रहा था। सुबह से ही हल्का बुखार हो रहा था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब आंखों के आगे धुंध छाने लगी, हाथ कांपने लगे, ट्रे का भार अचानक बहुत भारी लगने लगा। मैंने पास की मेज़ पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पैर जवाब दे गए। मैं गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने तेज़ी से आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। मैंने धुंधली नज़रों से ऊपर देखा। सामने एक लंबा रौबदार सा नौजवान खड़ा था। महंगा सूट, तेज़ निगाहें और चेहरे पर हैरानी से भरा हुआ दर्द। वो मुझे थामे हुए बार बार कह रहा था, संभालिए खुद को। ज़रा ध्यान से मैंने उसे ठीक से देखा और उससे पहले कि मैं समझ पाता उसकी आंखें फैल गईं। वो जैसे पत्थर का हो गया। फिर उसके होठ कांपे और अगले ही पल उसके मुंह से निकला, राजवीर सर आप? मैंने उसे गौर से देखा। चेहरे पर रुतबा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी अपनापन भरी चमक। और तभी मेरे अंदर से जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुला। लकी! वो सचमुच लकी था। वही लड़का जो कभी फॉर्म भरने के पैसे ना होने पर मेरे सामने खड़ा कांप रहा था, आज वही एक सफल बड़ा बिजनेसमैन बनकर मेरे सामने खड़ा था। लेकिन उस पल उसके चेहरे पर अपनी कामयाबी का गर्व नहीं, अपनी आंखों के सामने अपने पुराने सहारे की ये हालत देखकर फूटता हुआ गुस्सा था। उसने तुरंत मुझे सोफे पर बिठाया, पानी मंगवाया और फिर पलटकर तन्मय और कृतिका की तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब इतनी ठंडी थी कि कमरे का शोर तक थम गया। ये सब क्या है? इस पर तन्मय हकलाया, वो तो पापा बस मदद कर रहे थे। लक्की की आंखें आग की तरह जल उठी। मदद? वो लगभग गरज पड़ा। जिस आदमी ने अपनी पूरी उम्र इज्जत से नौकरी की, जिसने ना जाने कितने बच्चों का फ्यूचर संवारा, जिसने मेरे जैसे अनजान लड़के को अपने बेटे की तरह सहारा दिया, आज तुमने उसे मेहमानों के सामने नौकर बनाकर खड़ा कर दिया। और तुम खुद को इनका बेटा कहते हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कृतिका ने संभलते हुए कहा, आप शायद बात को गलत समझ रहे हैं। लक्की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो तन्मय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, गलत तो मैं कुछ नहीं समझ रहा, गलत तुम दोनों हो। जिस आदमी की वजह से तुम्हारे सर पर छत रही, जिसकी कमाई से तुमने सपने देखे, उसी को तुमने इस हाल में पहुंचा दिया। तन्मय ने कुछ कहना चाहा, देखिए ये हमारा घर का मामला है, पर लक्की ने बात बीच में ही काट दी। नहीं, जिस पल तुमने एक बाप की इज्जत को मेहमानों के सामने कुचला, उस पल ये सिर्फ घर का मामला नहीं रहा। फिर वो सबकी तरफ मुड़ा और बहुत साफ आवाज़ में बोला, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वही राजवीर जी हैं जिन्होंने कभी एक गरीब लड़के की पढ़ाई बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए थे, किताबें दिलवाई थी।
अगर उस दिन इन्होंने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा भी ना होता। और आज मैं जो कुछ हूँ उसमें इनका हिस्सा मेरे अपने माँ बाप से कम नहीं। मेहमानों के चेहरों पर हैरानी थी। तन्मय और कृतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। लक्की ने उसी वक्त अपने लोगों को इशारा किया। उसने डॉक्टर बुलवाया, मुझे तुरंत वहाँ से बाहर ले जाने लगा। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, ये मेरा घर है। तो उसने झुककर मेरे हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखें भर आई थी। घर वो होता है सर जहाँ इंसान को इज्जत मिले, जहाँ उसकी उम्र और उसके रिश्ते की कीमत हो। यहाँ आपको सिर्फ दर्द मिला है। अब बस बहुत हो गया। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वही जिद देखी जो कभी एक गरीब लड़के की आंखों में पढ़ाई के लिए जलती थी। उसने मुझे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। जाने से पहले वो एक बार फिर तन्मय और कृतिका की तरफ मुड़ा और बोला, आज के बाद अगर राजवीर जी को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं वो इंसान हूँ जो अपने बड़े की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। उस रात मैं लक्की के घर गया। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवा दिलवाई, मेरे लिए अपने घर का सबसे अच्छा कमरा खुलवाया। और जब सब शांत हो गया तो वो मेरे पास बैठकर बस मेरे हाथ दबाता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी। फिर काफ़ी देर के बाद उसने धीमे से कहा, सर, आपने जिस दिन कहा था ना कि जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं किसी ज़रूरतमंद का हाथ ज़रूर थामना। मैं किसी और का हाथ थामूं या ना थामूं, लेकिन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपते हाथों से उसका सर छुआ और बस इतना ही कह पाया, बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जिंदगी ने उस दिन मुझे बहुत देर से लेकिन एक गहरा सच समझा दिया। खून का रिश्ता हमेशा अपना नहीं होता और हर अपना रिश्ता खून से नहीं बनता। जिस बेटे के लिए मैंने पूरी उम्र खुद को मिटा दिया, उसने मेरे जीते जी मेरी इज्जत छीन ली। और जिस लड़के की मैंने कभी इंसानियत के नाते मदद की थी, उसने मेरे बुढ़ापे को सहारा, इज्जत और अपनापन दे दिया। आज मैं लक्की के घर में हूँ। वो मुझे सर भी कहता है और पापा भी। मेरी दवा का वक्त उसे मुझसे पहले याद रहता है। मेरी थाली में खाना परोसते हुए उसकी आंखों में इज्जत होती है, कोई एहसान नहीं। और मैं जब कभी रात को अकेला बैठकर बीते हुए सालों के बारे में सोचता हूँ तो बस यही प्रार्थना दिल से निकलती है, ऊपर वाला हर किसी को तन्मय जैसा बेटा ना दे, लेकिन हर इंसान को ज़िंदगी में एक लक्की ज़रूर दे दे। क्योंकि औलाद वही नहीं होती है जो सिर्फ खून का रिश्ता रखे, बल्कि वो होती है जो बड़ों की इज्जत और उनकी कुर्बानी की कदर करे। और इंसानियत से किया गया एक छोटा सा भला काम कभी कभी ख़राब नहीं जाता। वो किसी न किसी दिन सबसे बड़ा सहारा बनकर ज़रूर लौटता है।